दोस्तों, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान सपने नहीं देखता है वो शायद आगे भी नहीं बढ़ पाता है। ये सपने ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिन रात इंस्पायर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं और एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली होती है। आज की हमारी केस फाइल भी कुछ इसी तरह की है, जिसे अदालत ने भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना था, क्योंकि एक घर जो कभी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था वो अचानक लाशों का अड्डा बन गया था। लेकिन कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है इंदौर शहर के श्रीनगर से, जहां 42 साल की मेघा देशपांडे रहा करती थी। मेघा एक वर्किंग वुमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती है और जो मेंबर जितने लोग जोड़ता है उसकी उतनी ही कमाई होती है। अब क्योंकि मेघा भी इस बिजनेस से जुड़ी हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी इस मार्केटिंग के जरिए खूब पैसे कमाए थे। कई लोगों को उन्होंने इस बिजनेस से जुड़ने की सलाह भी दी थी ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। हालांकि मेघा का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। वो श्रीनगर के घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा देशपांडे और अपनी माँ यानी अश्लेषा की नानी रोहिणी फड़के, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी, इन दोनों के साथ रहती थी। लेकिन मेघा का हस्बैंड इन लोगों के साथ नहीं रहता था। दरअसल वो एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था, इसलिए अपने परिवार से दूर दूसरे शहर में रहता था। मेघा का परिवार भी श्रीनगर में सालों से नहीं रह रहा था, बल्कि ये लोग उज्जैन से अभी कुछ समय पहले ही इस शहर में आए थे और एक साथ मिलकर हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे थे। एक तरफ जहाँ मेघा अपनी बेटी और अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने सभी शौकों को भी पूरा करती थी। आपको बता दें, मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का भी बेहद शौक था, इसलिए वो जब भी बाहर जाती थी तो अपने जेवर पहन कर ही जाती थी। ऐसे ही एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई, जहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी और हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने के लिए आया हुआ था। इस भीड़ में 23 साल की नेहा वर्मा नाम की एक लड़की भी थी, जो मॉल में घूमते हुए अचानक मेघा से टकरा गई। नेहा देखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा उसका बात करने का तरीका यानी कि बिहेवियर था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी खुश मिजाज भी थी। इसी वजह से जल्द ही लोग उसके दोस्त बन जाते थे। नेहा जो पेशे से एक ब्यूटिशियन थी, उसे भी नए नए लोगों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना बहुत पसंद था। वहीं नेहा का राहुल नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करके घर बसाने का सपना देखते थे। लेकिन ना तो नेहा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी और ना ही राहुल की कि वो नेहा के खर्चे और परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। नेहा के पिता एक वैन ड्राइवर थे, लेकिन उनके पैसों से घर का खर्चा नहीं चल पाता था और घर में हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी। एक तरफ जहां परिवार का हाल इतना खस्ता था, तो वहीं नेहा बहुत ही ऊंचे ख्यालों की लड़की थी। वो किसी भी तरह बस इस गरीबी की जिंदगी से निकलकर अमीर होना चाहती थी और उसके इस सपने को हवा दी उसके अपने ही बॉयफ्रेंड राहुल ने। दरअसल नेहा और राहुल में एक खास बात ये थी कि इनके अरमान एक जैसे थे। जी हाँ, ये दोनों रातों रात अमीर होने के सपने देखते रहते थे ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। इसी तरह जब ये दोनों एक दिन मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, तब अचानक नेहा की मुलाकात मेघा से हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। पर जब नेहा को पता चला कि मेघा एक MLM नाम की मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी हुई है, तो उसने भी यहाँ काम करने की इच्छा जताई और मेघा से उसका फोन नंबर ले लिया। इसके बाद नेहा अक्सर मेघा को फोन करती थी और उससे उसके बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल करती थी। इस तरह फोन पर बात करते करते मेघा और नेहा के बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता बन गया। इसी रिश्ते के नाते नेहा 19 जून साल 2011 में मेघा को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे अपने बिजनेस में शामिल कर ले, जिसके बाद मेघा उसे अपने घर आने का इनविटेशन देती है। अब क्योंकि नेहा भी मेघा के साथ काफी घुल मिल गई थी, तो इसलिए वो उसके घर पहुंच जाती है और थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद वो वापस चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद मेघा के घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। किसी को भी मेघा के घर में ना तो कोई दिखाई देता है और ना ही किसी की आवाज आती है। इसी दौरान एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वो उनके घर के आगे से गुजरती है और देखती है कि मेघा के घर का दरवाजा बंद है और आसपास खून से लथपथ पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखकर वो महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है और फौरन मकान मालिक के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है, जिसके बाद मकान मालिक भी तुरंत यहाँ पे आ जाता है और वो मेघा को घर के बाहर से आवाज लगाता है
लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। काफी देर तक मकान मालिक इसी उम्मीद में यहाँ खड़ा रहता है कि शायद अब कोई घर से बाहर निकल कर आएगा, लेकिन ना तो कोई आता है और ना ही किसी की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर अब मकान मालिक को भी घबराहट होने लगती है कि तभी उसकी नजर एक खिड़की पर जाती है। वो उस खिड़की के जरिए अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर अंदर का खौफनाक और भयानक नजारा देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लाशें पड़ी हुई थीं। और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा और मेघा की मां रोहिणी की थी। ये देखने के बाद मकान मालिक ने फौरन पुलिस को कॉल किया और इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंच गई। और जैसे जैसे लोगों को इस घटना की खबर मिलती गई, मेघा के घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इधर जब पुलिस घर के अंदर गई तो उनका दिल भी दहल उठा, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थे। लेकिन ये घिनौना काम किया किसने? यही सवाल पुलिस के जहन में घूम रहा था कि तभी पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा क्लू लगा, जो कातिल को पकड़ने के लिए मदद कर सकता था। दरअसल पुलिस जब घर की तलाशी ले रही थी तब उन्हें यहाँ 2 बुलेट शेल मिली, जिनके बारे में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। तब उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की मौत सर पर गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन मेघा के सर पर एक ही गोली लगी थी, दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी? ये देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि मेघा देशपांडे की बेटी और उनकी मां की मौत शरीर पर चाकू मारकर हुई है। लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली बात ये थी कि चाकू से 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार वार किया गया था। उन दोनों के शरीर को चाकू से गोद गोद कर बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। पर दूसरी गोली का राज पुलिस को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस पर चलाई गई थी। इधर जब लोगों को मेघा के परिवार की इस खबर के बारे में पता चला तो उनके भी दिल पसीज गए, इसलिए वो जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने और केस को सुलझाने की मांग करने लगे, जिस वजह से पुलिस पर भी जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा और पुलिस कातिलों को ढूंढने की कोशिश में जुट गई। लेकिन कहीं से कोई भी और क्लू हाथ नहीं लग रहा था, इसलिए पुलिस एक बार फिर मेघा देशपांडे के घर पहुंची और जब यहाँ पड़े खून के धब्बों को जांच करवाने के लिए भेजा तब पता चला कि इन तीनों महिलाओं के खून के साथ साथ यहाँ एक और शख्स का खून भी गिरा था। ये जानने के बाद पुलिस को अब कहीं न कहीं इस बात का यकीन हो गया था कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि खूनी का हो सकता है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने पास के ही एक हॉस्पिटल में जांच शुरू कर दी और वहां मौजूद डॉक्टर वगैरह से पूछा कि क्या यहाँ हाल ही में किसी ने गोली लगने पर अपना इलाज करवाया है। इस पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया। भले ही पुलिस को हॉस्पिटल से कोई सुराग नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश की और इस केस को जान लेने और लूटपाट करने के मामले में दर्ज कर दिया गया। और फिर पुलिस दिन रात एक करके आरोपी की तलाश करने लगी। इसके लिए पुलिस ने मेघा के फोन की कॉल डिटेल्स का सहारा लिया और जब कॉल रिकॉर्डिंग चेक कराई गई तो पता चला कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास फोन आता था और इनकी आपस में काफी देर तक फोन पर बातचीत भी होती थी। पुलिस ने अब इस नंबर की जांच कराने का फैसला किया और जांच में पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा वर्मा का है। आपको बता दें, नेहा पर पुलिस को पहले से ही शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने ना तो उससे पूछताछ की और ना ही मेघा के बारे में बात की। पुलिस के पास अब सबूत इकट्ठा करने और गुनहगार को पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत उन्हें देशपांडे परिवार के कातिल तक पहुंचा सकता था। इसलिए पुलिस ने नेहा के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी, जिसके बाद आखिरकार एक दिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। दरअसल उन्हें लोकेशन के जरिए पता चला कि नेहा एक एटीएम के पास है। ये देखकर पुलिस भी उस एटीएम के पास पहुंच गई और नेहा के एटीएम के अंदर जाने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अंदर गई तभी पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर उसे वहीं पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन नेहा ने अपना मुंह नहीं खोला। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने 19 जून को झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें, जिस वक्त इस शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया उस वक्त इस शहर के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, क्योंकि इसके पैर में गोली लगी थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी राहुल था। राहुल के बारे में जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तब इस बात का खुलासा हुआ कि मेघा देशपांडे के घर में जो खून मिला था वो राहुल का ही था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। पहले तो दोनों चुप्पी साधे रहे, लेकिन फिर नेहा और राहुल ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया और कई अनसुने राजों से पर्दा हटाया। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से एक शॉपिंग मॉल में हुई थी, जहां मेघा के ठाट बाट देखकर ऐसा लग रहा था
मानो जैसे वो काफी अमीर घर से बिलोंग करती है। हाई प्रोफाइल दिखने वाली मेघा ने हाथ और गले में सोने के कई कीमती जेवरात पहने हुए थे। इस दौरान जब नेहा ने मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती गहने देखे तो वो हैरान रह गई। तभी उसके दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब आने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया। इसी सोच के साथ वो मेघा के पास गई और जानबूझकर उससे अचानक टकराने का नाटक किया। अब क्योंकि मेघा के हाथ में सामान था जो टकराने की वजह से नीचे गिर गया था, ये देखकर नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और सामान उठाने में मेघा की हेल्प करने लगी। इसी बीच दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और नेहा को मेघा के करीब आने का एक अच्छा मौका मिल गया। उसने मेघा से उसका फोन नंबर भी ले लिया और उसे छोड़ने उसकी कार तक भी गई। मेघा की कार और गहने देखकर नेहा को ये तो पता लग गया था कि वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए उसके मन में अब रातों रात अमीर बनने का ख्याल आया और उसने मेघा को लूटने की साजिश रच डाली। साथ ही उसे अपने जाल में फंसाने के बारे में सोचा। अब ये सब नेहा अकेले तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने इस खतरनाक प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल कर लिया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से दोस्ती हो गई है जो बहुत ही रईस घर से है और उसके घर में सिर्फ उसकी बेटी और एक बूढ़ी माँ ही रहती है और आजकल उसकी उस महिला के साथ काफी अच्छी बातचीत चल रही है। ये सुनकर राहुल के शैतानी दिमाग में भी नेहा के जैसा ही आइडिया आया और उसने नेहा से कहा कि अगर उनके घर में कोई आदमी नहीं रहता है तो क्यों ना उस घर में लूटपाट की जाए, क्योंकि महिलाओं को तो आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है और फिर इस लूट के बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और हमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात नेहा को भी काफी पसंद आई और दोनों इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी करने लगे। साथ ही राहुल मन ही मन मेघा के घर में लूटपाट की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि वो घर से सामान चोरी करने के बाद मेघा के परिवार की जान ले लेगा ताकि कोई भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करा पाए। लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए कोई पिस्टल नहीं थी। इसके लिए राहुल ने मनोज नाम के एक शख्स का सहारा लिया जो कि उसका दोस्त था। मनोज के पास एक पिस्टल थी और जब राहुल ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया तो वो भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद आखिरकार अब वो दिन भी आ गया जिसका इन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल हर दिन की तरह नेहा ने 19 जून को भी मेघा को कॉल किया और उसे MLM कंपनी में जुड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद मेघा ने उसे अपने घर आने के लिए कहा ताकि वो नेहा को इस बिजनेस के बारे में अच्छे से समझा सके। अब नेहा तो इसी इंतजार में थी, इसलिए वो मेघा के कहते ही अपने दोनों साथियों को लेकर उसके घर पहुंच गए। लेकिन ये दोनों बाहर ही खड़े रहे जबकि नेहा घर के अंदर चली गई। उसने मेघा से मिलकर कंपनी का फॉर्म लिया और उसे फिल करने के बहाने अपने दोनों साथियों को अंदर बुला लिया। आपको बता दें कि मनोज और राहुल दोनों इस वक्त नशे में धुत थे। उन्होंने घर में घुसते ही अपनी पिस्टल निकाल ली और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे मेघा को शूट कर दिया, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर अश्लेषा और उसकी नानी दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आ गई। उनके आते ही राहुल ने अश्लेषा को पकड़कर पहले उसे डराया धमकाया और उससे ATM का पिन पूछने लगा। डरते हुए अश्लेषा ने भी उसे पिन बता दिया, जिसके बाद राहुल ने उसे और उसकी नानी को शूट करने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में गोली उसके पैर में जा लगी। ये देखकर उन्होंने शूट का आइडिया छोड़ दिया और अब अश्लेषा और उसकी नानी को चाकू से मारने का फैसला किया और एक धारदार चाकू की मदद से उन दोनों के शरीर पर कई वार किए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। इन तीनों को ठिकाने लगाने के बाद राहुल ने घर से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख के कीमती गहने और ATM कार्ड अपने कब्जे में ले लिया और फिर ये तीनों फरार हो गए। आपको बता दें ये वही ATM कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकालने जा रही थी। तब पुलिस ने उसे पकड़ा था और इस कार्ड के जरिए पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। इधर जब राहुल ने अपने पैर में लगी गोली का इलाज कराने के लिए अस्पताल में एक झूठी कहानी सुनाई और एक FIR भी दर्ज कराई, तो बस यहीं से पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। साथ ही मनोज का भी पता लगा लिया, जिसके बाद साल 2013 में इंदौर की जिला अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए नेहा, राहुल और मनोज को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2014 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और नेहा और उसके दोनों साथियों की फांसी की सजा को कंफर्म किया। लेकिन जब तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलने की अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल ये तीनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेहा के लिए ये सजा काफी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाले केस फाइल मिस ना हो। अगर आप केस फाइल्स को सुनने के अलावा म्यूजिक सुनने का भी शौक रखते हैं तो आपके लिए हमारा एक दूसरा चैनल है GC म्यूजिक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और अपना बहुत ख्याल रखें।